Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की नीट की तैयारी। अब बहुत कम समय बचा है, अच्छे से आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग स्पॉट टेस्ट 5 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम शैलेश झा, केमिस्ट्री फैकल्टी, गोल इंस्टीट्यूट। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, स्पॉट टेस्ट 5 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 170 से स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 170 देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी जरूर से जरूर बनाए होंगे। तो देखिए क्या है ये क्वेश्चन। C से 3 CH3 लगा हुआ है, CH3, CH3 एंड CH3, और इसके साथ स्टूडेंट्स ब्रोमीन लगा दिया, और इसमें जो रिएजेंट दिया है वो क्या दिया है, CH3O Na+। CH3ONa लिखा, सिंपल सा बात है, CH3O Na+। अब देखो कैसे सोचोगे इस क्वेश्चन को। तुमको दिया ये टर्शियरी हैलाइड, ठीक है, 3 डिग्री हैलाइड, और ये CH3O-, बेस भी हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। कैसे सोचोगे कि अभी बेस की तरफ बिहेव करेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। अब स्टूडेंट्स ये CH3O- है, निगेटिव चार्ज वाला है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। एक रफ वे में ऐसा कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 तो देने से रहा, ये तो फिक्स है, SN1 तो नहीं देगा, क्योंकि ये टर्सरी हैलाइड देख के तुमको ये मन में आ सकता है कि SN1 हो, बट ये स्ट्रॉन्ग है CH3O-, तो इस कारण से SN1 तो देगा नहीं। SN2 भी नहीं दे सकता क्योंकि टर्सरी हैलाइड है। तो पॉसिबिलिटी अब क्या, E1 और E2, इसी के बारे में सोचेंगे। इन दोनों में कैसे देखोगे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो स्ट्रॉन्ग बेस रहने से E2, वीक रहने से E1। अभी कौन सा मैकेनिज्म होगा स्टूडेंट्स, E2। अब E2 अगर करोगे मैकेनिज्म, तो प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, तो अल्फा से हटेगा तुम्हारा ब्रोमीन, और बीटा ये इन तीनों में से किसी एक से H हटा दो, तो BR, H हटा के यहां पे ले आओ डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, C से 2 CH3 और डबल बॉन्ड CH2, आइसोब्यूटीन इसको हम लोग कहेंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट है। अच्छा, एक दूसरा प्रोडक्ट जो बना है वो भी, तो थोड़ा सा और इसको देखो, ये कैसे हुआ होगा, इसको इस तरह से समझो। इसको CH3 कर दो, तो ये CH3O-, ये तो पता चल गया ना E2 हो रहा है, इस पे अटैक किया होगा, ये ओपन इधर की तरफ और BR भागा होगा, तो ये तो बना ही जो हम लोग सीखे अभी, और साथ में CH3O- इस H+ को गेन किया, तो क्या बनाया, CH3OH। ये भी पूछा है तो कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन वो है स्टूडेंट्स 175 का हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा है। चलिए देखते हैं क्या है, और अच्छा क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि इसमें थोड़ा नोमेनक्लेचर का भी यूज कर लिया है। तो चलिए देखते हैं 175 को। हम लोगों को कंपाउंड जो दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कहता है द बॉन्ड बिटवीन C2 एंड C3 कार्बन्स इन्वॉल्व, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कौन से ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग से हुआ, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। अब स्टूडेंट्स C2 और C3 लिख के तो नहीं दिया कि हम किसको C2 मान रहे हैं और किसको C3 मान रहे हैं, ऐसा एज्यूम तो कुछ किया हुआ है नहीं क्वेश्चन में। तो हम लोगों को नोमेनक्लेचर के हिसाब से तब चलना पड़ेगा, क्योंकि नंबरिंग खुद से करना है अभी, और नंबरिंग अगर खुद से करोगे तो इधर से 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्विडिस्टेंट हो तो उस केस में नंबरिंग के लिए प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दिया जाता है ना स्टूडेंट्स। तो चलो नंबरिंग कर लेते हैं यहां से 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हम लोग को C2, C3, तो हाइब्रिडाइजेशन जरा देखो C2 का, इस कार्बन का क्या होगा, कितना सिग्मा और कितना पाई बनाया हुआ है, तो एक H के साथ सिग्मा, एक इधर ये सिग्मा, एक इधर सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा हो गया, तो बॉन्ड पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। और C3 का अगर देखोगे तो ये तो एक भी पाई नहीं बनाया, 2 सिग्मा H के साथ, एक इधर एक इधर, चारों का चारों सिग्मा बनाया, तो sp3।
तो कौन से ओवरलैपिंग से ये C2C3 बॉन्ड बना होगा? sp2sp3 और अगर गिवन ऑप्शंस में देखोगे तो करेक्ट आंसर जो तुमको मिलेगा वो फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 176 पे। तो 176 में क्या कह रहा है उसको जरा देखते हैं अब हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 176 स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब इनमें से कौन सा कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऐसा हमसे पूछा है। आसान सा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो देखो कैसे दिया है, यहां डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड, और दूसरा जो बनाया है वो इस तरह से। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है स्टूडेंट? ये दो टॉटोमर्स है, अच्छे से देखो इसका टॉटोमर कैसे बनाओगे, ये कीटो फॉर्म है, यहां से बनाओ। ये CH वाला इधर की तरफ ओपन होगा, ये इधर की तरफ, तो यहां आया तो डबल बॉन्ड और ये OH हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपस में टॉटोमर्स है ना। टॉटोमर थोड़ी ना कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, नहीं। तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं हुआ हम लोगों का। अगला ऑप्शन जो है सेकंड, इसमें देखो क्या दिया है सेकंड में, CH2 डबल बॉन्ड CHOH और एक दिया है CH3COH। इन दोनों को देखते हैं क्या है। तो अगेन देखो इनॉल है, ये कीटो फॉर्म है, तो ये दोनों भी इनफैक्ट अगर हम लोग बात करें तो टॉटोमर्स ही है। ठीक है, जैसे ऊपर वाला बना है सिमिलर वे में, ठीक है ना। इसका टॉटोमर बना के देखो ना, CH इधर की तरफ आएगा, ये इधर, तो यहां डबल बॉन्ड, ये OH, वही हो गया कि नहीं। उसके बाद थर्ड देखो, थर्ड में ऐसे दिया है CH3ONO नाइट्राइटो और CH3NO2 N डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे प्लस माइनस करके दिया। तो स्टूडेंट्स ये तो ONO और NO2 ये तो एक तरह से आइसोमर्स हो गया ना, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गया, ये तो आइसोमर्स हो गया और फंक्शनल आइसोमर्स में आ जाएगा ये, ठीक है ना, फंक्शनल आइसोमर्स हो गया ये। तो ये भी नहीं है हमारा आंसर। तो और एक जो चौथा ऑप्शन दिया है उसको ऑब्जर्व करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स क्या किया है, यहां माइनस और यहां डबल बॉन्ड, और इसमें अगर रेजोनेंस कराओगे तो कैसे होगा, देखो निगेटिव सिग्मा पाई, वही वाला स्ट्रक्चर दिया, इसलिए मैं करा के बताता हूं। तो निगेटिव मतलब ये जो लोन पेयर है ये डोनर की तरह बिहेव करेगा। तो ये देखिए पहला वाला ये बॉन्ड पे, दूसरा वाला एटम पे, मतलब एक्सेप्टर को दूसरा वाला कह रहा है। तो इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये इधर की तरफ आया तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये ऊपर खुलेगा तो O पे माइनस। तो यही कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो उस अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ेंगे आगे 177 को देखते हैं, थोड़ा क्या पूछ रहा है उसमें। क्वेश्चन नंबर 177। तो क्या है 177 में, दो स्टेटमेंट दिया है स्टूडेंट्स, और उन स्टेटमेंट्स में आपसे करेक्ट और इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है। तो स्टेटमेंट 1 में दिया है अ रिएजेंट दैट ब्रिंग्स, ध्यान से समझना, बहुत बारीकी से छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ए रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। अब भाई एक बात बताओ, इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन की उसके पास कमी होगी ना, तो उसके पास ना आएगा। देखो अटैक कौन किस पे करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इलेक्ट्रॉन दिया कौन, न्यूक्लियोफाइल, लिया कौन, इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आ रहा है कि नहीं बात, मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो कहीं से लेके कहां से आएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल के पास जाएगा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियोफाइल से दूर जाएगा। अब ऑप्शन से समझ में आ जाएगा। कहता है कि एक रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू रिएक्टिव साइट, तो इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं से नहीं लाता है, ठीक है। तो ये जो है रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, अ रिएजेंट दैट टेक्स अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम रिएक्टिव साइट, नहीं, जो न्यूक्लियोफाइल रहता है वो तो इलेक्ट्रॉन देता है,
वो रिएक्टिव साइट की तरफ इलेक्ट्रॉन लाता है, टेक्स अवे नहीं, गलत, उल्टा आंसर दिया, मतलब गलत ये हो गया ऑप्शन, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो अब करेक्ट ऑप्शन देखो कौन सा होगा, सेकेंड, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर इनकरेक्ट। आ गया स्टूडेंट समझ में, होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 178 और 178 सिंपल नोमेनक्लेचर का एक दिया हुआ है आपसे क्वेश्चन, और देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, और इसमें जो जो ग्रुप दिया ना स्टूडेंट, एक बार तुमको एक बार याद हो जाएगा कि कैसे बनाना है, एक बार समझना ध्यान से, क्लियर हो जाएगा कि कैसे आइसोब्यूटाइल बनाए, कैसे टर्सरी ब्यूटाइल बनाए, क्या बनाए, तो सब कुछ यहां से तुम्हारा क्लियर होने वाला है। तो फर्स्ट देखो, ये जो है CH3A में CH3 ये ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, मैच तो कर ही लेंगे हम लोग, इसको समझो जरा। आइसो के लिए स्टूडेंट्स ना, आइसो कहने के लिए एंड पे, मतलब इधर चाहे उधर, अभी तो ग्रुप है, ठीक है, तो यहां पे 2 CH3, मतलब एक कार्बन से 2 CH3 का रहना जरूरी है, मतलब ये यूनिट रहना जरूरी है, तभी हम आइसो कह पाएंगे। आगे जो भी लगा है दैट डजंट मैटर, ये यूनिट रहना एकदम जरूरी है, तो आइसो तो कहेंगे ये यूनिट है। और इसमें कुछ पेरेंट चेन वैरेंट चेन कुछ नहीं लेते हैं, सिंपली तुम देखो टोटल कितना कार्बन है, तो 1 2 3 3 कार्बन है, ये ग्रुप है, इस ग्रुप को क्या कहोगे, आइसोप्रोपाइल। उसी तरह नियो के लिए इस कार्बन से 3 कार्बन होना मैंडेटरी है, मतलब वो वाला यूनिट रहेगा तभी हम नियो कह पाएंगे। चलो तो ए तो तुमको समझ में आ गया। बी देखो, CH3 CH2 CH और यहां CH3 लगा। अब इसमें आइसो का कोई यूनिट नहीं है स्टूडेंट्स, अच्छे से देखो, इसमें आइसो का कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि C से 2 CH3 होना चाहिए तब होता, तो ऐसा तो है नहीं। ओके, वो भी टर्मिनल पे, तो ऐसा है नहीं, आइसो नहीं है, नियो नहीं है, ये सब नहीं है, तो इसको कैसे अब सेकेंडरी टर्सरी इस तरह से बोलना पड़ेगा। तो देखो कैसे देखेंगे, खाली वैलेंसी यहां पे है, ये इससे जो जुड़ा हुआ कार्बन है इसको देखो, ये सेकेंडरी है कि टर्सरी है कि क्या है, तो ये देखो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, ये वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो सेकेंडरी हो गया। अब टोटल कार्बन काउंट कर लो, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का ब्यूटाइल होता है कि नहीं, तो इसको क्या कहोगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल। उसके बाद देखो तीसरा ग्रुप जो दिया है सी में, वो कुछ इस तरह से दिया है, CH3 CH CH3 CH2। देखो अब इसमें आइसो वाला यूनिट फिर से है, अच्छे से देखो ये आइसो वाला यूनिट है। अब टोटल कार्बन कितना हो गया, 1 2 3 4, तो इसको क्या कहोगे, आइसोब्यूटाइल, ठीक है ना, ये हो गया आइसोब्यूटाइल। उसके बाद देखो डी में क्या दिया हुआ है, डी में C से CH3 इस तरह से। अब ये जो स्टूडेंट है इसको नियो नहीं, इसको टर्शियरी ब्यूटाइल, ये याद रखना पड़ेगा तुमको। C से 3 CH3 लगा हो, ये खाली वैलेंसी, मतलब नियो ब्यूटाइल नहीं, नियो पेंटाइल से शुरू होता है, ठीक है, ग्रुप में अगर बात करें तो ये जो ग्रुप होगा इसको हम लोग, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो टर्शियरी हो गया, और टोटल कार्बन कितना है 4, तो इसको कहेंगे टी ब्यूटाइल या टर्शियरी ब्यूटाइल। और एक और है देखो E, उसमें क्या है, CH3C CH3 और CH2। इसको देखो, इसमें नियो वाला यूनिट है ना, और टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, तो पेंटाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल। अब ऑप्शन को मैच कर लो, तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोगों को ग्रुप लिखना है। तो 4th आंसर जो है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 4th ऑप्शन, ए का 4 दिया है, बी का 3, सी का 1, डी का 5, ई का 2, वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 178। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों के पास अब है क्वेश्चन नंबर 179, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से पूछा हुआ है 179। चलिए देखते हैं कैसे 179 को सॉल्व किया जाए। तो जो स्ट्रक्चर्स दिया है उसको मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, COOCH3 HOH, यहां भी HOH और COOH, एक ये दिया हुआ है। सेकेंड में देखो क्या लिखा हुआ है, इस तरह से
COOH HOH HOH और COOCH3। और तीसरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कैसे दिया हुआ है? COOH HOH OHH और COOCH3। अब इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है कि 1 2 का क्या है, 1 3 का क्या है, इस तरह से उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन गिवन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जरा देखो, COOCH3। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो है ना स्टूडेंट्स, वो देखो, ये जो COOCH3 है वो इस वाले कार्बन पे लगा है, ऊपर वाले कार्बन पे, और यही चीज यहां पे ये लगा हुआ है नीचे वाले कार्बन पे। मतलब अब कुछ स्टूडेंट्स का क्या आदत होता है कि उनको देखना है इनैंसियोमर है कि डायस्टेरियोमर है, तो आदत हो जाता है ऊपर वाले सेंटर को ऊपर वाले सेंटर से मैच करते हैं कॉन्फ़िगरेशन के लिए, नीचे वाले सेंटर को नीचे वाले से नहीं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जब देखो तुम COCH3 इस ऊपर वाले सेंटर में लगा है, यहां नीचे वाले सेंटर में लगा है, तो जब भी तुम मिलाओगे कि इनैंसियोमर है कि डायस्टेरियोमर या जो भी है, तो तुमको मैच करना होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन इससे, ठीक है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन इससे। यहां COH है, इसमें यहां पे COH है, और देखना पड़ेगा कि अपोजिट है कि नहीं है, इस तरह से। तो चलो RS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा इसके लिए। तो OH यहां पे ये ग्रुप हो गया, यहां COCH3 हो गया, तो OH की प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, ये 3, तो 1 2 3 कैसा गया? एंटी क्लॉकवाइज। और हॉरिजॉन्टल पे लेस प्रायोरिटी, तो क्या हो जाएगा? R। उसी तरह से इसका देखो 1, ये नीचे 2, इसका 3 हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो गया और हॉरिजॉन्टल पे है तो S। बहुत सारा तरीका होता है, तुम जिस तरीके से भी निकालना चाहते हो निकाल सकते हो उसको। इसमें देखो फिर ये 1, ये 2, नीचे 3, तो 1 2 3 अगेन एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो R। इसका देखो OH 1 हो गया, ये 2, ये 3, तो 1 2 3 क्लॉकवाइज हो गया तो S। इसमें देखो OH हो गया 1, ये 2, ये 3, तो अगेन एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो R। फिर OH 1, ये 2, ये 3, तो अगेन एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो R। अब जब RS कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लिए तो फिर ये काम अब हमारे लिए बहुत आसान हो चुका है। जैसे 1 और 2 को देखना है, 1 और 2 क्या है आपस में, तो देखो इस COCH3 वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? R। तो इसमें COCH3 वाले का क्या है? S। तो R का S अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आया। इस सेंटर का देखो जहां पे COH लगा है, इस सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन S है, इसमें COH वाले का R है, अगेन अपोजिट है। तो दो सेंटर है कायरल सेंटर और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है, तो क्या होगा स्टूडेंट? इनैंसियोमर होगा कि नहीं होगा? तो 1 और 2 जो होगा ये इनैंसियोमर्स होगा। आगे रिलेशन और फाइंड आउट करें तो जरा 1 और 3 को देखो, तो R का R, COCH3 वाले का R, इसमें भी R, S R, तो एक का सेम है एक का अपोजिट, तो इनैंसियोमर तो नहीं हुआ, आइडेंटिकल भी नहीं हुआ, तो क्या होगा? डायस्टेरियोमर। तो ये दोनों एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स होंगे। तो 1 2 में हो गया, 1 3 में हो गया। अब 2 और 3 को भी एक बार देख लो, तो RS है, RR है, ना तो सेम है ना अपोजिट है, तो क्या होगा? एक दूसरे का डायस्टेरियोमर्स। तो अगेन ये भी एक दूसरे का डायस्टेरियोमर्स होगा। चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो गिवन ऑप्शन के हेल्प से हम लोगों को क्या दिख रहा है कि फोर्थ ऑप्शन 1 और 2 आर इनैंसियोमर, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। 179 के बाद क्वेश्चन नंबर 180 पे। तो क्वेश्चन नंबर 180 में क्या कह रहा है? एक मैच करना है हम लोगों को, कॉलम दिया है, 2 कॉलम। देखो सबसे पहले दिया है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन से किसको सेपरेट करते हैं स्टूडेंट्स? तो डिस्टिलेशन से हम लोग उसको सेपरेट करेंगे जिसके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा का डिफरेंस हो, लार्ज डिफरेंस हो। बहुत कम का डिफरेंस हो तब तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। इसके लिए कौन सा करेंगे? ज्यादा का डिफरेंस हो तो सिंपल डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन को किससे मिलाना सही रहेगा? तो देखो एनिलीन और CHCl3। एनिलीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना स्टूडेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनिलीन ये 457 केल्विन होता है। और एक और कौन दिया स्टूडेंट? एक और दिया है साथ में CHCl3 क्लोरोफॉर्म। CHCl3 का 334 केल्विन होता है।
इसका 457 है, 334 है, तो ज्यादा का डिफरेंस, 100 से भी ज्यादा का डिफरेंस है ना। तो कहने का मतलब इन दोनों को हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए का कौन सा हो गया, सेकेंड। अब बी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स क्रूड ऑयल। स्टूडेंट्स क्रूड ऑयल जो होता है ना, क्रूड ऑयल में वेरियस फ्रैक्शंस को कैसे सेपरेट किया जाता है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं, तो अगर जो कंपोनेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, कम का, बहुत कम का डिफरेंस है, तो उसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो क्रूड ऑयल का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वेरियस फ्रैक्शंस जैसे डीजल, पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, ठीक है ना, इवन एलपीजी, इस तरह का जो फ्रैक्शंस है वो हम लोगों को मिलता है। तो इसका मतलब सेकेंड जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसका क्या हो जाएगा, किससे मिला देंगे हम लोग, क्रूड ऑयल से। फिर दिया है तुम्हारा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, इसको हम लोग मिलाएंगे किससे, देखो इसमें जो गिवन ऑप्शन है ग्लिसरॉल से। जो सोप इंडस्ट्री होता है ना, सोप इंडस्ट्री में ग्लिसरॉल को स्पेंट लाई से अगर हम लोगों को सेपरेट करना होता है तो यही डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर में बेसिकली हम लोगों को देखना क्या होता है कि कुछ कंपाउंड जो होते हैं ना वो डिकम्पोज कर जाता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे जाके डिकम्पोज कर जाएगा, मतलब जैसे ही हीट करोगे हाई टेम्परेचर पे जाएगा तो वो डिकम्पोज कर जाएगा। उस तरह के कंपाउंड्स के लिए हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर को यूज करते हैं। तो इसका ये हो गया। और स्टीम डिस्टिलेशन को किससे मिला दोगे, एनिलीन और वाटर, इमिक्सिबल है तो इसको हम लोग, और स्टीम वोलेटाइल है इस कारण से, इसलिए हम लोग एनिलीन और वाटर के लिए कौन सा यूज करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन। तो करेक्ट आंसर जो इसमें हो जाएगा वो सेकंड आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 और 2, और उसके बेस्ड जो है उस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया है कि कौन सा ट्रू है, फॉल्स है, इस तरह का दिया है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 181 है क्वेश्चन नंबर। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें कह रहा है द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड शो द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब पहले थोड़ा सा समझ लो कि ये जो दिया हुआ है इफेक्ट, ये है क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसी से ये ऑप्शन बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो। सपोज स्टूडेंट्स हम लोगों के पास एक कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन, ठीक है। अब ये इथीन जो दिया, तो स्टूडेंट्स इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना वो कुछ इस तरह से सिमेट्रिकल वे में है। ये रहा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कैसे बना होगा, पीपी के ओवरलैप से बना होगा ये पाई बॉन्ड। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, या तो ऊपर या इसके नीचे, प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो वही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम लोग यहां पे बनाए। तो अभी जब कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, एक सिमेट्रिकल वे में ओरिएंटेड है। अब सपोज एक अटैकिंग रिएजेंट कुछ भी, जैसे H+ इधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, इस इथीन को H+ इधर से अप्रोच किया, तो H+ के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा। तो इसके प्रेजेंस में जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये सिमेट्रिकल अब नहीं रह जाएगा जब H+ अप्रोच करेगा, पहले था। अब क्या होगा कि इधर की तरफ थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया और इधर की तरफ कम इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो क्या हो गया स्टूडेंट्स, पोलराइज हुआ कि नहीं। तो रीएजेंट के प्रेजेंस में, अटैकिंग रीएजेंट के प्रेजेंस में जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसका पोलराइज होता है, जिस कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड है, इसी को कौन सा इफेक्ट कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये टेम्पोररी इफेक्ट है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। जैसे ही तुम H+ मतलब रीएजेंट को रिमूव करोगे, वो फिर से पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने नॉर्मल शेप को रिस्टोर कर लेता है। समझ में आ गया बात। अगर तुम सोचोगे Cl- लेते, कुछ निगेटिव वाला लेते तो क्या, तो इधर की तरफ पुश कर देता, इधर डेल माइनस उधर डेल प्लस रहता। क्लियर हो गया बात। चलो अब ऑप्शन देखते हैं, मतलब स्टेटमेंट। तो द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बॉन्ड सो द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। सही बात है, अटैकिंग रिएजेंट अगर है तो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम ज्वाइंट बाय मल्टीपल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। गलत।
सबसे पहला बात तो कंप्लीट ट्रांसफर होता नहीं है, और दूसरा बात किसका होता है स्टूडेंट्स, पाई इलेक्ट्रॉन का, सिग्मा का नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो अब ऑप्शन जो देखोगे तो थर्ड आंसर स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 181 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है वो 182 है। चलिए देखते हैं 182 में क्या कह रहा है। Among the following carbocations, the most stable, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कैसे समझे? तो मैं आपको जो जो इसमें दिया हुआ है उसको बना के बताता हूं। तो देखो, एक तो 7 मेंबर का एक रिंग दिया हुआ है, यहां पे पाई, यहां प्लस। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग एरोमेटिसिटी के अंदर पढ़ते हैं, और ये ट्रोपाइलियम कैटायन है। ठीक है, ट्रोपाइलियम कैटायन। एक बात बताओ, अगर यहां पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो क्या ये एरोमेटिक होता? नहीं। अगर पॉजिटिव नहीं होता तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता, पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं हो पाता, मतलब ये एरोमेटिक नहीं होता। यहां अभी प्लस है तो ये स्पीसीज एरोमेटिक है। और स्टूडेंट्स, इसकी जो एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी होती है ना, वेरी हाई, मतलब एरोमेटिक तो है, एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहने वाला है। कौन? तो ट्रोपाइलियम कैटायन। ठीक है, एरोमेटिक होने के कारण। अब दूसरा जो कार्बोकैटायन दिया है C पे प्लस, और इससे 3 फिनाइल लगा हुआ है, एक ये और एक इधर बना देते हैं। ये देखो, 3 फिनाइल रिंग इससे लगा है। अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी बोल सकता है कि सर ये भी तो एरोमेटिक है। अरे भाई, इसके एरोमेटिक होने में इस प्लस का क्या रोल है? तुम ध्यान से समझो इस बात को। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी पूछा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज कितना ज्यादा डीलोकेलाइज्ड है इस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, है कि नहीं? तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा डीलोकेलाइज्ड होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। क्या ये पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता सपोज थोड़ी देर के लिए, तो क्या ये एरोमेटिक नहीं होता? डेफिनेटली होता, ये एरोमेटिक होता है ना। तो इसके कारण से ये एरोमेटिक नहीं हुआ है। तो ये डीलोकेलाइज्ड तो है तीनों ही रिंग में, इसके डीलोकेलाइज्ड होने से, इस पॉजिटिव के डीलोकेलाइज्ड होने से ये एरोमेटिक बना है, मतलब ये बहुत ज्यादा डीलोकेलाइज्ड है। इस कारण से तो इसकी एक्सटेंट ऑफ एरोमेटिसिटी सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा तो ये ट्रोपाइलियम ही होगा, फिर ये होगा। इसके बाद जो गिवन ऑप्शन है उसमें देखो, तो टर्शियरी जो कार्बोकैटायन है 9 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन वाला, वो हो जाएगा। तो C से 3 CH3 और इस पे प्लस लगा दो, और उसके बाद एलाइलिक वाला CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। मतलब करेक्ट जो ऑप्शन अगर बात करोगे तो सिर्फ स्टेबिलिटी पूछा तो फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 182। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कौन सा है, ये देखिए 183। इसमें हम लोगों से क्या पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है, चलो उसके हिसाब से देखते हैं कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो हम लोगों को दिया NaNH2। NaNH2 का मतलब NH2 माइनस, Na+ तो आयनिक बॉन्ड उससे बनाया हुआ है। और क्या दिया है CH3 माइनस, और क्या दिया हुआ है KOH मतलब OH माइनस, और एक दिया हुआ है F माइनस। इन सब में हम लोगों को बताना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन है। स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, अगर ध्यान से सुनना, अगर एक्टिव एटम ऑफ न्यूक्लियोफाइल एक पीरियड में बिलोंग कर रहा हो, अब तुम बोलोगे एक्टिव एटम किसको कहेंगे, इसमें F पे माइनस है तो F एक्टिव एटम हो गया, इसका O हो गया, इसका C हो गया, इसका N हो गया, तो ये सभी एक पीरियड में, सेकेंड पीरियड का है। तो अगर एक्टिव एटम न्यूक्लियोफाइल का एक पीरियड में बिलोंग करे तो कोई भी सॉल्वेंट हो या गैस फेज हो, उन सभी में जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होता है। तो जो इन सब में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, सेम ऑर्डर किसका होगा स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कैसे देखें, तो ग्रुप में कंपेयर करने के लिए साइज के बेसिस पे करते हैं, डोमिनेटिंग होता है, और पीरियड में जब कंपेयर करना हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पे करते हैं। तो यहां पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, ऐसे सोचो। तो F सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है,
तो निगेटिव चार्ज इस पे सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब सोचो स्टेबल है तो देने की टेंडेंसी कम होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी सबसे कम होगा। अच्छा, निगेटिव चार्ज सबसे लेस स्टेबल किस पे होगा? इस पे, कार्बन पे, क्योंकि ये सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो देने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा होगी। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर होगा, और वो क्या होगा? तो CH3 माइनस, फिर NH2 माइनस, फिर OH माइनस, और सबसे लास्ट में आएगा F माइनस। F माइनस क्यों लास्ट में आया समझ गए? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव ज्यादा स्टेबल था, तो देने की टेंडेंसी कम थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा कौन सा स्टूडेंट? सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है 184, इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद 184 बताता हूं। उसमें थोड़ा आपको मैकेनिज्म भी समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184 को क्या कहता है। इन द एडिशन ऑफ HBr टू एन एल्कीन in presence of peroxide, the species that attacks the pi bond first each। तो एक एल्कीन हम लोग लेते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें लिया हमने HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, कोई भी ले लो, H2O2 R2O2 ले लो, ठीक है। तो याद करो पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास इफेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ से बनता है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? Br यहां पे जुड़ेगा और H यहां पे जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखें इसमें प्रोडक्ट? CH3CH2CH2Br, ये हो गया। अब ये कैसे बना, इसी का तो मैकेनिज्म जानना है हम लोगों को। तो देखो कैसे होता है मैकेनिज्म। तो स्टेप 1, सबसे पहले ये जो पर ऑक्साइड है ROOR, ये वीक होगा। पेरोक्सी लिंकेज जो होता है, O लिंकेज बहुत ही वीक होता है, आसानी से ब्रेक करेगा। सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का है तो फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक करेगा। तो ये डिकम्पोज हो करके पहले देता है RO डॉट और RO डॉट, इस तरह से ब्रेक हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये जो RO डॉट है ये HBr को जो है उससे रिएक्शन करेगा। तो HBr, अब ये खुद रेडिकल है तो इसको आयन में तो तोड़ेगा नहीं, इसको भी रेडिकल में तोड़ेगा। तो H डॉट Br डॉट, इसमें सब छोटा कौन है? H डॉट, तो कंबाइन किसके साथ करेगा? आसानी से H डॉट के साथ। तो RO डॉट और H डॉट मिलके क्या बना लिया? ROH, और निकला क्या यहां से? Br डॉट। तो यहां से हो गया ROH और ये Br डॉट। अब स्टूडेंट्स जो अटैकिंग स्पीसीज है ना वो यही Br डॉट है। तो अगले स्टेप में क्या होता है उसको समझो। ये जो Br डॉट बना ये अब इस एल्कीन पे जाके अटैक करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसको कैसे ऐड करोगे? एक बात बताओ, H प्लस अगर देता तो क्या करते हैं? पाई को तोड़ते, H यहां लगाते, प्लस यहां पे लाते, ऐसे ही करते ना। क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो अभी भी Br डॉट जोड़ना है, तो पाई को तोड़ो, यहां Br और यहां डॉट। यहां डॉट क्यों? क्योंकि वहां पे फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। समझ में आ गया? तो देखो यहां से क्या बन जाएगा, CH3 CH पे डॉट और CH2Br, बस हो गया। अब ये जो बना CH3 CH डॉट CH2Br, ये ROH से कंबाइन कर लेगा और फिर से इसको ब्रेक करेगा, ROH को इस तरह से H डॉट ले लेगा, इसको H डॉट का ही जरूरत है। तो क्या बनेगा यहां से? CH3 CH2 Br और RO डॉट, और एक स्टेप और, ये जो RO डॉट है ये फिर से RO डॉट से कंबाइन करके R2O2 बना देता है, फिर रिएक्शन इस तरह से चलेगा। तो कहने का मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज है कौन सा? Br डॉट, यही ना। इस एल्कीन पे देखो, एल्कीन पे अटैक किसका हुआ है? स्टेप 3 में देखो Br डॉट का। तो रिएक्टिंग स्पीसीज कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? Br डॉट। समझ में आ गया बात? इस रिएक्शन का 1-2 पॉइंट और तुमको जानना है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझो। क्वेश्चन पूछता है कि HCl या HF में पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों नहीं लगता है? क्योंकि जो स्टेप 2 है वो एंडोथर्मिक हो जाता है, क्योंकि HF और HCl की बॉन्ड एनर्जी HBr से ज्यादा होगी। फिर कहता है जो HI के केस में क्यों नहीं होगा? उसमें HI का तो बॉन्ड एनर्जी कम होगा, ये ब्रेक होगा, तो फिर भी क्यों नहीं होता है? क्योंकि I डॉट की टेंडेंसी I डॉट से कंबाइन करके I2 बनाने की होती है, ठीक है। और दूसरा बात कि ये जो स्टेप 3 है
तो आई डॉट का लार्ज साइज होने के कारण इससे ये कंबाइन नहीं कर पाता है, मतलब स्टेप 3 इंडोथर्मिक हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोगों के पास है वो है क्वेश्चन नंबर 185। इसको देखो, ब्यूट टू आइन ऐसा दिया है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये हो गया ब्यूट टू आइन। इसमें Br2 इन CCl4 दिया और ये Br2 1 मोल क्लियरली लिख के दिया है। तो क्या करोगे, एक पाई को तोड़ के और वहां पे दोनों जो है कार्बन उस पे Br जोड़ दोगे। तो चलो बनाते हैं। एक चीज और, लास्ट में लिखा है कि एंटी एडिशन होता है, ऐसे इसमें होता ही है एंटी एडिशन, लिख भी दिया है। तो एंटी एडिशन होगा तो दोनों Br अपोजिट साइड में जुड़ेगा, और अपोजिट साइड में जुड़ेगा स्टूडेंट्स तो सिस बनेगा कि ट्रांस बनेगा, ये बताओ। तो ऑब्वियस सा बात है, अपोजिट साइड में जोड़ोगे तो ट्रांस एल्कीन बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये बन गया तुम्हारे पास ट्रांस एल्कीन। इसमें अब Cl2 दिया हुआ है, अगला जो दिया हुआ है इसमें ये A हो गया। अब इसमें दिया है Cl2 इन CCl4, Cl2 अगेन 1 मोल दिया। तो ये एल्कीन कैसा हो गया? ट्रांस। इसमें Cl2 CCl4 चाहे Br2 CCl4 जो भी दे, एडिशन कैसा होता है? तो अगेन एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन। तो ट्रांस एल्कीन हो, एंटी एडिशन हो, तो एरिथ्रो टाइप का, नॉट एरिथ्रो एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि एरिथ्रो होगा ही होगा, लेकिन एरिथ्रो टाइप का, एरिथ्रो मतलब दोनों जो ग्रुप जुड़ा एक साइड, सेम साइड रहे, तो उसको एरिथ्रो कहते हैं। ठीक है, बाकी उसका कंडीशन भी है, एरिथ्रो कब कह सकते हैं, तो अभी वो नहीं, उस टाइप का ऐसे सोचो बनेगा। तो क्या बना यहां से देखो, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला इस तरह का बना दिया। अब इस पे जुड़ेगा क्या, ये एल्कीन है, इस पे भी एक Cl जुड़ेगा, इस पे भी एक Cl जुड़ेगा, तो अपोजिट साइड नहीं, सेम साइड, एरिथ्रो टाइप का मतलब सेम साइड, तो Cl Cl। बाकी का क्या था, Br और ये CH3 और CH3 तो है। अब स्टूडेंट्स देखो ये मीजोमर हो गया कि नहीं, यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, मीजो। ठीक है, तो ये ट्रिक याद रखना है, TAE जैसे CAT, सिस एल्कीन एंटी एडिशन, तो 3O टाइप का प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, देखो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम लोगों के पास है 185 के बाद सेक्शन बी में अब है, तो चलिए सेक्शन बी में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है ऑर्गेनिक का। क्वेश्चन नंबर 196। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196 क्या है। हम लोगों को दिया C6H5CHO बेंजल्डिहाइड और CH3CHO एसिटल्डिहाइड, इसमें दिया NaOH और हीट, NaOH और हीट। अब स्टूडेंट्स देखो ये ऐसा कंपाउंड है जो एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है, साथ में बेस दिया। देखो एल्डिहाइड या कीटोन होना और साथ में बेस दिया हो तो 2 ही चीज दिमाग में आता है, या तो एल्डोल कंडेंसेशन या केनिजारो। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल के बारे में सोचेंगे, नहीं है तो केनिजारो के बारे में सोचेंगे। अब यहां पे दोनों तरह का दिया, इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, इसमें देखो डबल सिंगल, इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो OH माइनस किसकी तरह बिहेव करना ज्यादा पसंद करेगा, बेस या न्यूक्लियोफाइल? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स दोनों ऑप्शन अगर उसके पास होना तो वो बेस की तरह बिहेव करना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है, काइनेटिकली फेवर्ड होता है वो, तो ये OH माइनस अभी बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, ये CH3COH, सॉरी CH3COH है, यहां पे ये OH लिखा गया, H, इसमें दिए हम लोग क्या OH माइनस, तो यहां से H प्लस हटा दो, क्या बना CH2 माइनस COH। अब ये पता है तुमको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इस बेंजल्डिहाइड पे जाके अटैक कर लेगा PHCOH पे, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक किया, इसको ओपन किया, यहां से क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो जरा, PHCHO माइनस तो OH हो जाएगा और फिर ये CH2COH। देखो ये तो समझने के लिए इतना हम लोग किए हैं, नहीं तो डायरेक्ट इसको करते, न्यूक्लियोफाइल यहां से बनाओ CH2 माइनस COH, इसको अटैक करो ओपन करो, डायरेक्ट लिख सकते हैं।
तो ये एल्डोल टाइप का चीज बन गया। अब इसको हीट कर दो तो तुमको पता है ये E1CP फॉलो करता है, यहां से OH, यहां से H हटेगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो PH CH डबल बॉन्ड CH COH। तो ये एक प्रोडक्ट बन चुका है। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है ये देखो, ये A बन गया हम लोगों का। अब इसमें टॉलेंस रिएजेंट और हाइड्रोलिसिस किया, ठीक है, इसमें दे दिया AgNH3 2OH टॉलेंस रिएजेंट फर्स्ट में, और उसके बाद सेकंड में फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया। तो ये टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को नहीं करता है। ये एल्डिहाइड को क्या करेगा? COOH बेसिक मीडियम है तो COO माइनस लिखेंगे, और वो COO माइनस फर्दर हाइड्रोलिसिस H प्लस लेकर के COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनल वो PH CH डबल बॉन्ड CH और COOH। मतलब गिवन ऑप्शन में इसको सर्च किया जाए तो जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा इसके लिए, ठीक है। बी, वो ट्रायंगल ऐसे दे दिया, बी है एक्चुअली वो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 197। चलो देखते हैं 197 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 197 पे आते हैं हम लोग। रीजन दिया हुआ है, रीजन दिया है, और उसके बेसिस पे फिर जो करेक्ट आंसर है वो हमसे पूछ रहा है। तो देखो एजर्सन क्या दिया हुआ है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कन्वीनियंटली डन बाय प्रोटेक्टिंग द एमिनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन। तो ये तो सही हो गया। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये देखो, अगर हम लोग के पास एनिलीन दिया हुआ हो, ये रहा एनिलीन, वो होता क्या है ना स्टूडेंट्स, ये NH2 जो है ना रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि अगर तुम इसका नाइट्रेशन करो तो या इवन हेलोजिनेशन करो तो हेलोजन जो है ये तीनों पोजीशन पे आके लग जाता है, ठीक है। नाइट्रेशन के केस में तो ऑर्थो पैरा मेटा तीनों प्रोडक्ट जाके बन जाता है। मेटा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, फिर भी बनता है क्योंकि हाईली एसिडिक मीडियम में ये प्रोटोनेट हो जाता है, डीएक्टिवेटर हो जाता है। मतलब समझो अभी जो क्वेश्चन पूछा उसका क्या मीनिंग है कि ये NH2 बहुत अच्छा डोनर है, रिंग के अंदर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो हम दोनों ऑर्थो और पैरा तीनों पे ग्रुप को नहीं लगाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल को, तो क्या करें? तो उसके लिए NH2 के डोनेटिंग पावर को कम करना पड़ेगा, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटेक्ट करना। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका एसिटाइलेशन करते हैं। और कैसे करोगे एसिटाइलेशन? तो देखो ये N का लोन पेयर इस C पे अटैक किया, CO को ओपन किया, रिटर्न करके फिर इसको भगा दिया, तो यहां से क्या बना? तो ये बेंजीन H प्लस हटा दोगे तो NHCOCH3। अब देखो पॉइंट क्या है कि N का लोन पेयर ऐसा नहीं कि अभी नहीं दे रहा है रिंग के अंदर, अभी भी रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बट CO को उससे ज्यादा दे रहा है क्योंकि CO ज्यादा अच्छा एक्सेप्टर ग्रुप है, हेटेरोएटॉमिक मल्टीपल बॉन्ड। तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। और इसका दूसरा क्या कह रहा है देखो, एसिटाइलेशन इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। तो भाई एसिटाइलेशन करने से रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा कहां? घट गया, मतलब रीजन तो गलत हो गया। तो गिवन ऑप्शन को देखो तो थर्ड ऑप्शन में देखो दिया है एजर्सन करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं 197 के बाद क्वेश्चन नंबर 198। 198 में क्या दिया स्टूडेंट्स? ये देखो CHO ग्लूकोज बनाया हुआ है, HOH OHH HOH HOH और यहां पे CH2H, और इसको कन्वर्ट किया है COOH HOH OHH HOH HOH और CH2H, इसमें ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो जैसे ये हो गया आपका ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना। जैसे हम लोग Br2 वाटर ले ले तो इजीली कन्वर्ट होगा, लेकिन गिवन ऑप्शन के हेल्प से देखो कि उसमें कौन सा सुटेबल है। क्या पूछ रहा है? Which of the following reagent system is not suitable, ये पूछ रहा है फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट टॉलेंस रिएजेंट तो कर ही सकता है इसको ऑक्सीडाइज, फेलिंग सॉल्यूशन कर ही सकता है,
बेनिडिक्ट्स रिएजेंट क्या होता है? तो CuSO4.5H2O, ठीक है, Na2CO3 और सोडियम साइट्रेट, ये होता है बेनिडिक्ट्स रिएजेंट। बेनिडिक्ट्स रिएजेंट का काम क्या होता है? तो जो भी रिड्यूसिंग शुगर होता है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बेनिडिक्ट्स रिएजेंट का मेनली यूज करते हैं। तो ये तो रिड्यूसिंग शुगर है, जितना मोनोसेक्राइड होता है वो रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो ये होगा बेनिडिक्ट से भी। सिप्स रिएजेंट जो है स्टूडेंट एल्डिहाइड टेस्ट देता है, बट ग्लूकोज ये नहीं देता है। एल्डिहाइड इन जनरली देगा सिप्स टेस्ट, बट ग्लूकोज इसलिए नहीं देता है क्योंकि ग्लूकोज की इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये ओ इस पे अटैक करके साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका बना लेगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर हेमिएसिटल फॉर्म में होगा और उस फॉर्म में फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहने के कारण सिप्स टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है। स्टूडेंट सिप्स रिएजेंट जैसे कलरलेस सिप्स रिएजेंट है, होता क्या है सिप्स टेस्ट वही मैं बता रहा हूं। अब उससे अगर एल्डिहाइड को तुम पास करा, एल्डिहाइड उसमें दिए, तो उसका जो डीप मेजेंटा कलर है वो रिस्टोर हो जाता है, ठीक है, और कीटोन ये नहीं देगा टेस्ट। कहने का मतलब ये अभी का जो गिवन ऑप्शन में था उसमें ग्लूकोज के लिए हम ऐसा कहेंगे कि ये सिप्स टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्यों? साइक्लिक बनने के कारण। तो आंसर हो गया इसका फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 198 के बाद आपका 199 और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सा सक्सेसफुल स्वीटनर है और अनस्टेबल कुकिंग टेम्परेचर पे। तो स्टूडेंट कुकिंग टेम्परेचर पे सबसे ज्यादा जो सुटेबल होता है वो होता है एलिटेम, ठीक है, और सबसे अनस्टेबल कौन सा होता है? एस्पार्टेम। अब जो एस्पार्टेम है ना वो कोल्ड फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, इन सब में यूज किया जाता है। इस कारण से कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल ही पूछा है तो फर्स्ट ऑप्शन एस्पार्टेम हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर जो 200 है ये भी याद रखने का है, पॉलीमर चैप्टर का दिया हुआ है। कहता है किसका यूज इनमें से ऑर्थोपेडिक डिवाइस को पैकेजिंग में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है स्टूडेंट्स वो होगा PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, CO पॉलीहाइड्रोक्सी वैलिडेट। आई थिंक आप सभी इंजॉय किए होंगे, आगे के टेस्ट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका नीट बहुत अच्छा जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।